अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हमने और एक वीडियो में सॉल्व किया था। अभी हम कुछ अलग क्वेश्चंस को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या क्या है उसे हम लोग देखेंगे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्लास 12 का चैप्टर। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कौन सा मटेरियल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होगा? कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन या सिल्वर? किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो हमें मालूम है सबसे अधिक चालकता होती है चांदी की। तो चांदी की चालकता सबसे अधिक, ऑप्शन डी सही होता है, मतलब सिल्वर की। अगला क्वेश्चन पूछता है, देखिए which of the following velocity of the electron determines the current through the conductor। इलेक्ट्रॉन का निम्न में से कौन सा वेग चालक के माध्यम से धारा निर्धारित करता है? तो चालक के माध्यम से कौन सा वेग धारा को निर्धारित करता है? तो वो होता है केवल अपवाह वेग, मतलब ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी का धारा में, इलेक्ट्रिक करंट में कोई रोल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मतलब धारा, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, करंट जो प्रवाहित हो रही है, उसमें केवल और केवल किसका योगदान होता है? अपवाह वेग का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। केवल अपवाह वेग होगा, ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस एंड रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस विल। कॉपर और जर्मेनियम को 50 डिग्री सेल्सियस और कमरे के तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ठंडा किया जाता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि कॉपर जो कि है, कॉपर मतलब चालक है, तांबा चालक है, और जर्मेनियम जो है वह अर्धचालक है। अर्धचालक दैट मीन्स सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। तो कॉपर और जर्मेनियम को ठंडा किया जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान पर लाया गया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि चालक का तापमान अगर कम किया जाता है तो उसका प्रतिरोध कम होता है। तापमान कम होगा, चालक में प्रतिरोध कम होगा। लेकिन अर्धचालक में कॉपर जो है, तापमान कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो इसका प्रतिरोध कम होगा। लेकिन अर्धचालक जैसे जर्मेनियम में टेम्परेचर कम हुआ तो प्रतिरोध इसका बढ़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक करते हैं। तो तांबा का बढ़ता है, जर्मेनियम का घटता है। तांबा का बढ़ता है, बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, और जर्मेनियम का बढ़ता है। तो तांबा का घटता है, जर्मेनियम का बढ़ता है। तांबा का घटता है, तांबा मतलब कॉपर का घटता है, जर्मेनियम का बढ़ता है। ऑप्शन डी सही होगा। कॉपर का रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस में लाया गया है ना। तो तांबा का प्रतिरोध तापमान में कमी के साथ कम हो जाएगा, और जर्मेनियम जो कि अर्धचालक है, तापमान में कमी के साथ उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। कॉपर डिक्रीजेस, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा, जर्मेनियम का इंक्रीज करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यहां देखिए ये क्वेश्चन क्या है। फिगर शोज द करंट इन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन करंट आई इज इक्वल टू। यहां पर कुछ सर्किट दिखाया है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। चित्र विद्युत परिपथों के भागों में धारा को दिखाता है। तो विद्युत धारा आई बराबर है, तो आई किसके बराबर है? यहाँ जो आई दिख रहा है ये किसके बराबर है, उसे ज्ञात करना है। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या कहता है? जंक्शन में जितना भी करंट आता है और जंक्शन से जितना करंट जाता है दोनों आपस में बराबर होता है। ये तो था। इसमें कहता था बीजगणितीय योग जो धारा का होता है उसका मान शून्य होता है। अब यहां पर अगर देखें चित्र में तो 2 एम्पियर और 2 एम्पियर, देखिए ये संधि में आ रहा है ना। तो कुल कितना एम्पियर हो गया? 4 एम्पियर आ रहा है। और संधि से दूर कितना जा रहा है? 1 एम्पियर और 1.3 एम्पियर, यानी जोड़ करके देखा जाए तो 2.3 एम्पियर जा रहा है। तो 4 एम्पियर आ रहा है, 2.3 एम्पियर जा रहा है। तो ये आई कितना होगा? तो 4 एम्पियर में से 2.3 एम्पियर को घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1.7 एम्पियर। तो ये 1.7 एम्पियर जाता है, क्योंकि 1.7 को जोड़ देंगे तब ना 4 एम्पियर हो जाएगा। तो जितना धारा आ रहा है उतना धारा जा रहा है। देखिए ये दोनों आ रहा है और ये दोनों संधि से जा रहा था। तो 4 एम्पियर में से इसको घटा दिया इन दोनों को जोड़ करके,
2.3 एम्पियर, तो कितना मिला 1.7 एम्पियर, तो 1.7 एम्पियर जाता तब ना बराबर हो जाता। अब तीनों को जोड़ देंगे, मतलब ये दोनों 1 एम्पियर 1.3 और 1.7 को, तो 4 एम्पियर आ जाएगा, मतलब आने वाला धारा जाने वाला धारा बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होता, ए 1.7 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। When identical bulbs of 60 watt, तीन आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, मतलब एक जैसा बल्ब है, 60 वाट और 200 वोल्ट का रेटिंग दिया हुआ है ना। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, देखने में सीधा होगा। तो तीन आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, 60 वाट और 200 वाट 200 वोल्ट रेटिंग का, इनको सीरीज में जोड़ा गया है, सीरीज में टू अ 200 वोल्ट सप्लाई, 200 वोल्ट का सप्लाई के साथ। द पावर ड्रॉन बाय देम विल बी, चलिए समझते हैं, बनाते हैं फिगर। देखिए यहां पर तीन बल्ब है, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब, तीन बल्ब है, 200 वोल्ट का सप्लाई से जोड़ दिया गया। कितना वोल्ट का, 200 वोल्ट। सबका पावर कितना है, 60 वाट और 200 वोल्ट लिखा होगा, 60 वाट 200 वोल्ट, 60 वाट 200 वोल्ट रेटिंग के तीन समान बल्ब 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ कौन सा क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, तो उसी को श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, श्रेणी। तो उनके द्वारा प्रयोग की गई शक्ति, तो इनके द्वारा कितना पावर को कंज्यूम किया जा रहा है, तीनों मिल करके उसको पूछ रहे हैं। तो इसका भी 60 वाट 200 वोल्ट, इसका भी 60 वाट 200 वोल्ट। तो देखें इन बल्ब का अगर प्रतिरोध को निकाला जाए, तीनों बल्ब को हटा करके कुछ तो प्रतिरोध होगा बल्ब का, तो उसे ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। शक्ति, शक्ति का एक संबंध होता है v स्क्वायर बट्टा आर, ये भी होता है शक्ति, पता ना इतना, v स्क्वायर बट्टा आर इसका सूत्र होता है। चलिए शक्ति का सूत्र ये आता है ना, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी था। तो P बराबर अगर v स्क्वायर बट्टा आर है, तो हम लोग यहां से प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बट्टा पी। तो बल्ब का, एक बल्ब के लिए याद कर रहे हैं अभी, एक बल्ब के लिए, तो 200 गुना 200 और बल्ब का शक्ति है 60 वाट, एक जीरो कटा, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 20, तो प्रतिरोध कितना मिल गया, 2000 बट्टा 3 ओम। ये एक बल्ब का प्रतिरोध मिला, क्योंकि इसका शक्ति कितना रखा गया, 60 वाट। तो एक बल्ब का प्रतिरोध अगर 2000 बट्टा 3 ओम है, एक बल्ब का प्रतिरोध 2000 बट्टा 3 ओम है, तो ऐसा तीन जो प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में, क्योंकि बल्ब का भी तो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो श्रेणी क्रम में हमें मालूम है, तीनों को जोड़ देना है, तीनों बल्ब का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दें तो इतना 2000 बट्टा 3 जोड़ 2000 बट्टा 3 जोड़ 2000 बट्टा 3, तो 3 गुना 2000 बट्टा 3, 3 कट गया, तो श्रेणी क्रम में सबको हटा करके प्रतिरोध कितना मिला, 2000 ओम का। मतलब ये तीनों बल्ब को अगर हटा दिया जाए, यहां से तीनों बल्ब को हटा दिया जाए, और अगर हम लोग एक प्रतिरोध को जोड़ दें, बल्ब के जगह प्रतिरोध को जोड़ा जाए, तो कितना ओम का प्रतिरोध होना चाहिए, 2000 ओम का, है ना, इस परिपथ में। और कितना का विभव अर्पित किया गया, 200 वोल्ट का, तो इसका शक्ति कितना होगा, पूरा परिपथ के लिए निकाल देते हैं शक्ति, वही ना, तीनों बल्ब एक प्रतिरोध के रूप में काम कर रहा था, तो तीनों बल्ब का जो प्रतिरोध था उसको हटा करके एक प्रतिरोध को डाल दिया गया 2000 ओम का, तो इसके लिए शक्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका शक्ति अगर ज्ञात किया जाए, तो फिर से सूत्र हम लोग को मालूम है, P बराबर v स्क्वायर बट्टा आर। अब ये परिपथ के लिए निकाल रहे हैं, अलग अलग बल्ब के लिए नहीं निकाला जा रहा है, इस परिपथ के लिए, तो मान को रखते हैं v स्क्वायर बट्टा आर, तो v कितना है 200 गुना 200 और बट्टा आर, प्रतिरोध कितना है v स्क्वायर बट्टा आर 2000, तो 200 गुना 200 भाग चल जाएगा कितना बार में, 10 बार में, एक जीरो घटा दी, तो शक्ति कितना आ जाएगा 20 वाट का, कितना वाट, 20 वाट। तो इसका ऑप्शन सही होता ए 20 वाट, है ना, मतलब तीनों बल्ब मिल करके कितना का शक्ति को उपभोग कर रहे हैं, तो 20 वाट का, ये सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। The length and radius of an electric resistance of a certain wire are doubled. तो लंबाई और त्रिज्या दोनों को दुगना कर दिया गया किसी एक तार का एक साथ साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा? तो हमें मालूम है, देखिए यहाँ पर हिंदी में पढ़ देते हैं। एक निश्चित तार के विद्युत प्रतिरोध की लंबाई और त्रिज्या को एक साथ दोगुना कर दिया जाता है। लंबाई को भी बढ़ा दिया, त्रिज्या को भी बढ़ा दिया गया। तो हमें मालूम है प्रतिरोध में तो परिवर्तन होगा, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है रो, ये लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन लेंथ, ये सबसे इंडिपेंडेंट होता है, इसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब रो में कोई चेंज नहीं होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में अनचेंज्ड होगा। तो कहां पर देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अनचेंज्ड है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। देखिए मिल गया। और इसमें ए नंबर में लिखा विशिष्ट प्रतिरोध आधा हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विशिष्ट प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, ये भी गलत है। प्रतिरोध में तो चेंज होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला, कि रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। The resistance in ohm in the four arms of Wheatstone bridge are as follows. ये सब चार आर्म जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु है, हमने पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु इस प्रकार का रहता था। P Q R S है ना। इसका संतुलन की अवस्था में क्या होता था, ऐसे समझने के लिए जल्दी से बना देते हैं। ये रहता था धारमापी गैल्वेनोमीटर ऐसा। तो हमें मालूम है P बट्टा Q बराबर क्या होना चाहिए, R बट्टा S। तो क्या 1 2 3 4, अगर यहाँ 1 2 3 4 ऐसा रखेंगे तो संतुलित होगा? नहीं होगा। अगर हम सबको 4 4 4 रख दें, 4 4 4 4, तो ये संतुलित हो जाएगा। 4 बट्टा 4 बराबर 4 बट्टा 4, संतुलन की अवस्था। 1 बराबर 1 आ जाएगा ना। और इन सब में से और बाकी ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला। तो इस स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज संतुलित हो जाएगा। ऑप्शन डी होता है, यहां पर बी लिख दिया, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है कैपिटल आर, इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन। तो एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है आर, कैपिटल आर, एक सेल से कनेक्टेड है। देखिए ध्यान दीजिए, एक मान लीजिए एक सेल, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है आर, स्मॉल आर, ईएमएफ मान लिया ई है, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है आर, कैपिटल आर, और इससे कुछ करंट फ्लो हो रहा है मान लिया आई, है ना। तो मैक्सिमम करंट कब होगा? तो यहां से अगर करंट को निकाला जाए तो फॉर्मूला है करंट का I इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर, ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। मैक्सिमम करंट कब होगा? जब, देखिए क्या आर का वैल्यू आर के से ज्यादा होगा, आर कैपिटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस से कम होगा, दोनों बराबर होगा, कि आर का वैल्यू ही जीरो हो जाए। तो अगर समझिए आर का वैल्यू को ही जीरो कर दिया जाए, इसका वैल्यू तो कम हो जाएगा। हर का मान जितना कम होगा, अंश का मान उतना अधिक होता है। डिनोमिनेटर जितना कम, न्यूमरेटर का वैल्यू उतना अधिक। तो आर का वैल्यू सबसे कम क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो हो जाए तो ये तो रहेगा ही नहीं, इसका वैल्यू कम हो गया ना, तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला, कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू जीरो हो जाए, ये तब के लिए सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, An electric heater is connected to the voltage supply. एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया। आफ्टर फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड के बाद, करंट गेट्स इट्स स्टेडी वैल्यू, करंट का स्टेडी वैल्यू मिल जाता है, नियत धारा मिल जाता है, स्थिर मान मिल जाता है। देन इट्स इनिशियल करंट विल बी, तो उसका प्रारंभिक धारा क्या था? तो ध्यान समझिए, हिंदी में पढ़ देते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसको वोल्टेज की आपूर्ति से जुड़ा होता है, कुछ सेकंड के बाद करंट को अपना स्थिर मान मिल जाता है, तो इसकी प्रारंभिक धारा होगी। तो इसकी प्रारंभिक धारा क्या होगी, इसे ज्ञात करना है।
तो समझते हैं हम लोग यहाँ पर अच्छे से। देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक हीटर एक ऊष्मा उत्पन्न करने वाली युक्ति है, तो शुरू में जैसे तार से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऊष्मा हीट जो है ये तो कम उत्पन्न हो रही थी, और जैसे ही समय बीतता जाएगा, समय बढ़ता गया, ऊष्मा का मान बढ़ता जाएगा, तो इसका प्रारंभिक जो धारा होगी उसका मान स्थिर मान से अधिक होगा। पहले धारा अधिक थी, पहले धारा क्या थी? अधिक थी, और जब तापमान बढ़ता गया, ऊष्मा बढ़ता गया, तार गर्म होता गया, तो प्रतिरोध तो बढ़ गया, क्योंकि हमें मालूम है तापमान बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध अगर बढ़ गया तो धारा का मान तो कम हो गया, तो स्थिर धारा जो है उसका मान कम हो गया, किसकी तुलना में? प्रारंभिक धारा की तुलना में। तो प्रारंभिक धारा अधिक थे, स्थिर धारा कम थे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रारंभिक धारा जो थी, शुरू का जो धारा थी, प्रारंभिक धारा इनिशियल करंट जो थी, वो स्थिर धारा से बाद वाली जो स्थिर हुई उससे थोड़ा अधिक थी। तो कौन सा ऑप्शन? बी। जो इनिशियल करंट था वो स्लाइटली हायर था, अधिक था स्टेडी करंट से, क्योंकि बाद में धारा कम हो जा रहा है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जा रहा है। प्रतिरोध क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि तापमान बढ़ जा रहा है गर्मी के कारण।